Children, in previous video we discussed the introduction to accounting. Means first time we came to know what do we mean by accounting. We learnt about the characteristics, attributes of accounting, features of accounting, and advantages, role, limitations of accounting. Means overall we came to know what is accounting about. In today's video we will come to know about some terms which are frequently used in accounting. So before using those terms, we should have an introduction of those terms also. So this is regarding the introduction of some basic accounting terms. Okay, what are those terms? So the first is entity. What is entity? Entity means a thing that has a different individual existence. Means any unit, any body which has different individual existence, that is called entity. Like for businessman, his business is entity. A company can be entity, any organization can be entity. Okay, so what is business entity? It means a business enterprise that is separate and distinct from its owner. Business entity means an entity which is formed to earn profit, and it is separate and distinct from its owner. Whenever we talk about business entity is always considered separate from its owners. What do we want to say? कि बिजनेस अलग माना जाता है और बिजनेसमैन अलग माना जाता है. मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन अकाउंटिंग के नज़र में दो अलग अलग पर्सन है. बिजनेसमैन नेचुरल पर्सन है और बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है. तो एंटिटी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो जो भी इसलिए ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच, वो भी रिकॉर्ड होता है, मगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड होता है. अगर बिजनेसमैन ने मीन्स ऑनर ने बिजनेस को कुछ दिया है तो उसको कैपिटल माना जाता है, और अगर ऑनर ने बिजनेस से कुछ लिया है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स माना जाता है. मतलब वो सारे भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जस्ट लाइक किसी और के साथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है. नेक्स्ट क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर दोज एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस which involve transfer of money, goods or services between two parties. In business transaction what is happening? There is a mobility of money, goods और service. मतलब कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी दो पार्टीज होते हैं, एक तो बिजनेस हो गया, पहला पार्टी एक बिजनेस हो गया जो कि वही ट्रांजेक्शन कर रहा है, और एक दूसरा पार्टी होता है. तो उससे या तो बिजनेस उससे कुछ परचेज कर रही होगी, या उसको कुछ सेल कर रही होगी, या उससे मनी रिसीव कर रही होगी, या उसको मनी पेमेंट कर रही होगी, या कुछ सर्विस रिसीव कर रही होगी, या सर्विस दे रही होगी. तो जो भी उन दोनों के बीच में एक्टिविटी हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है. नेक्स्ट क्या है? इवेंट. द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इवेंट. किसी ट्रांजेक्शन का क्या रिजल्ट हुआ, बिजनेस को उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसका जो रिजल्ट है वही इवेंट कहलाता है. नेक्स्ट है अकाउंट. अकाउंट क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड. एक पर्टिकुलर हेड के अंदर जब सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग अकाउंट. जैसे कैश अकाउंट में सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए जाएंगे, सैलरीज अकाउंट में सैलरी से रिलेटेड किए जाएंगे, मशीनरी अकाउंट में मशीनरी से रिलेटेड किए जाएंगे. अगर कोई हमारा डेटर है तो डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर है क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है? कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? Capital is the amount invested by the owner. Capital is the amount, money or goods or assets, whatever owner invests in the business, invested by the owner in form of cash or asset. So what is the formula for capital? Capital is equal to assets minus liabilities. See, क्या कहा जा रहा है कि कैपिटल क्या है? वो अमाउंट है जो बिजनेस का जो ऑनर है वो बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है. वो कैश के फॉर्म में हो सकता है या एसेट के फॉर्म में हो सकता है. कई बार क्या होता है, केवल कैश लेके बिजनेस शुरू कर देता है एक पर्सन, तो उस समय उसने क्या इन्वेस्ट किया? कैश. और कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन के पास कुछ अपना एसेट्स है जिसको बिजनेस के लिए यूज करना चाहता है. अपना कोई मोटर व्हीकल है, कोई फर्नीचर है, या कोई बिल्डिंग है, तो उसने जो जो चीज़ें बिजनेस को दिया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब बिजनेस जिस चीज़ से वो शुरू कर रहा है वो सारी चीज़ें बिजनेस के लिए कैपिटल है, क्योंकि वो ऑनर का सामान है. तो ऑनर का जो कुछ भी सामान है, मतलब कैश हो या एसेट हो, जो ऑनर ने बिजनेस को दिया वो सारा कुछ कैपिटल कहलाता है.
तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बिजनेस के पास जितना एसेट होता है वो सब कुछ मोस्टली ऑनर का होगा, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो ऑनर ने खुद नहीं दिया होगा, बल्कि बाहर से लोन लेके अरेंज किया होगा या किसी और से कर्ज लिया होगा। तो वो सारे एक्सटर्नल की जो लायबिलिटी है वो माइनस कर दिया जाए एसेट्स में से, तो जो बचता है वो सब कैपिटल है, मतलब कि ऑनर का पैसा है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स। इट इज़ द अमाउंट और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल एक्सपेंस। प्रोप्राइटर को कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैसे की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस के ड्रॉअर में 10,000 रुपये रखे हुए हैं और सडनली मुझे 1,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, मेरे पॉकेट में नहीं है। तो क्या है, जाके मुझे किसी और से मांगना चाहिए या अपने बिजनेस से ही कर्ज ले लेना चाहिए? तो जब ऑलरेडी बिजनेस के पास है पैसा तो क्यों किसी और के पास मांगना? तो अपने बिजनेस से ही क्या किया जा सकता है, 1,000 रुपये ले लीजिए, काम कर लीजिए, काम हो जाए, पैसे दे दीजिए बिजनेस को वापस। तो जब भी कभी ऑनर को, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर ऑफ द बिजनेस, पैसे की या गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी की जगह ग्रॉसरी शॉप है और उसको घर के लिए कुछ सामान ले जाना है तो ले जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा तो बाद में क्या होगा, अगर उसके दिमाग से निकल गया तो वो उस सामान को मिसिंग सोच के और उसको कैलकुलेट करता रहेगा, उसका अकाउंट मैच नहीं होगा, तो वो रिकॉर्ड करेगा कि ड्राइंग्स है वो, मतलब प्रोप्राइटर ने खुद लिया है। तो गुड्स या पैसे अगर ऑनर बिजनेस से लेता है, किस चीज़ के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, बिजनेस के पर्पस से लेगा तो वो ड्राइंग नहीं है। बिजनेस पर्पस से लिया, उसको कहीं सेल किया, किसी को दिया, तो उस तरह से रिकॉर्ड होगा, लेकिन पर्सनल एक्सपेंस के लिए लिया तो ड्राइंग है। नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। बिजनेस जो अमाउंट दूसरों को पे करने वाली है, मतलब बिजनेस के ऊपर जितना कर्ज है वो सब लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। मतलब बिजनेस के पास जितना एसेट है उसमें से जितना ऑनर ने दिया है, कैपिटल मतलब ऑनर ने दिया है, और बाकी जो बचता है वो कहाँ से आया होगा, कर्ज लेके हुआ होगा, तो वो लायबिलिटी है। फिर क्या बोल रहा है, लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। लायबिलिटी दो टाइप के होते हैं, एक है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदरूनी बात। बिजनेस के लिए इंटरनल क्या है, जो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच की बात है वो इंटरनल है। एक्सटर्नल क्या है, जो बिजनेस और बाहर के लोगों के बीच की बात है एक्सटर्नल है। तो इंटरनल लायबिलिटीज, इट इज़ द अमाउंट पेएबल टू द प्रोप्राइटर, एग्जाम्पल कैपिटल। जो पैसा बिजनेस के ऊपर ऑनर का है, मतलब ऑनर ने जो पैसे बिजनेस को दिया है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। और अगर बिजनेस ने बाहर से किसी से उधार लिए हैं, किसी से कुछ उधार पे खरीदा है या लोन लिया है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमें घर में कभी ज़रूरत पड़ जाए पैसे की और अपने ही फैमिली मेम्बर से, भाई बहन में किसी से हम ले लेते हैं पैसे, तो ले लिए तो वो इंटरनल लायबिलिटी है। वो हमें हमारे ये पे डिपेंड करता है, जब होगा देंगे, नहीं भी देंगे तो अरे चलता है, आपस में ही लिया है। लेकिन अगर आपने पड़ोसी से लिए हैं तब तो आपको देना ही है किसी तरह। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या है, ऑनर और बिजनेस के भी आपस की बात है। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, बिजनेस का मार्केट के लोगों के साथ जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है इस पर। फिर उसी लायबिलिटी को, लायबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फिर से लायबिलिटी को अलग से क्राइटेरिया किया गया। यहाँ तो किया गया इंटरनल एक्सटर्नल के बेसिस पे, इसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज के बाद यही लायबिलिटी को फिर अलग से क्लासिफाई किया गया कि इसके दूसरे टाइप कैसे हो सकते हैं। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब क्या है, दीज आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट मीन्स लॉन्ग रन की लायबिलिटी। नॉन करेंट का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन की लायबिलिटी, जो लंबे समय के लिए है। मतलब ऐसा लायबिलिटी है जिसको हमको बहुत दिन तक हम लेके चलना है हमें। जैसे बैंक से हम लोन ले लेते हैं, तो बैंक से हमने लोन लिया है, बड़ा लोन लिया है, उसको तुरंत तो नहीं पे कर सकते हैं, तो हो सकता है वो 2 साल, 5 साल, 7 साल लग जाए पे करते करते। तो इस तरह की लायबिलिटी। डिवेंचर, डिवेंचर क्या होता है, कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है तो उसके लिए उनको जो कंपनी को देती है एक्सेप्टेंस, उसका जो एविडेंस देती है उसको डिवेंचर बोलते हैं। हम लोग 12 में डिवेंचर को अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। तो जिस तरह से शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के लिए ऑनर होते हैं, शेयर जिसके पास जिस कंपनी का है उतने शेयर का वो ऑनर है। तो डिवेंचर होल्डर कौन है, वो कंपनी के लिए क्रेडिटर हैं, वो कंपनी को लोन दिए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटी जो है वो लॉन्ग रन की लायबिलिटी है। ठीक है, करेंट लायबिलिटी जो है, करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर पे कर देना है, वो है करंट लायबिलिटी। ठीक है, मतलब कि ये
1 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, तो करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, कि हमने उधार सामान खरीदा है, ठीक है। तो उधार सामान खरीदा है किसी से, तो उसको थोड़ी बोलेंगे कि आपको 5 साल बाद पेमेंट करेंगे। ऐसे अगर हम बिजनेस में कोई सामान लें किसी से और उसको पेमेंट ही ना करें टाइम से, तो हमें तो दोबारा कोई उधार सामान ही नहीं देगा। तो ये सब करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं, जो कि हमको शॉर्ट रन में पे करना है, या शॉर्ट टर्म का लोन है, बैंक से ओवरड्राफ्ट है। तो कई चीज़ें होती है, जैसे कई बार बैंक से बिजनेस ऐसे भी पैसे लेती है कि 1-2 दिन में चुकाती है, कई बार 15 दिन में, 2 महीने में। तो सिंपल सा क्या याद रखना है कि अगर पीरियड मोर देन 1 ईयर है तो नॉन करंट लायबिलिटी है, और अगर पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है तो करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑन बाय बिजनेस। बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वही एसेट है। एसेट्स का काम क्या है? एसेट्स हेल्प द फर्म टू अर्न प्रॉफिट। फर्म को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। एसेट कैसे? लैंड है तो लैंड है, तब तो उस पर बिजनेस हो रहा है, तो बिजनेस हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग यूज हो रहा है बिजनेस के लिए। मशीनरी है, उस पर प्रोडक्शन हो रहा है। कैश है तो कैश से फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। डेटर्स है, डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम क्रेडिट में सामान सेल करते हैं, वो डेटर होते हैं, तो उनसे हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो वो भी एसेट्स हैं। एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब एसेट्स, टोटल कितना एसेट होता है बिजनेस के पास? कुछ जो ऑनर ने दिया है, वो ऑनर ने जो दिया वो कैपिटल के नाम से रिकॉर्डेड है, और कुछ जो लोन लेके ऑनर ने लोन लिया है और लोन से उस एसेट को मेंटेन किया है, तो ये ऑनर का इक्विटी हो गया, यानी कि कैपिटल हो गया, और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, ठीक है। तो एसेट इक्वल क्या हो गया? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ तक देखने के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? एसेट माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? एसेट माइनस कैपिटल। और एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर तीनों को मर्ज करें तो क्या बनता है? कैपिटल हो रहा है हमारा C इक्वल A माइनस एल, और लायबिलिटी हो रहा है L इक्वल A माइनस सी, और एसेट इक्वल L प्लस सी। अब तीनों अगर देखें तो बस इक्वेशन इधर से उधर हो रहा है। यहाँ A इक्वल L प्लस सी है, जब हमें L निकालना था तो इस C को इधर माइनस कर दिए, तो L इक्वल A माइनस सी हो गया। जब C निकालना है तो L को माइनस कर दिए, तो C इक्वल A माइनस एल हो गया। मतलब C और L का फॉर्मूला में A से माइनस हो रहा है, और एसेट का फॉर्मूला में दोनों का सम है। एसेट दोनों का सम है, मतलब ऑनर्स का जो इक्विटी है और प्लस ऑनर ने जो पैसा दिया है प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एसेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एसेट के कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि 12 में भी ये काम आता है। ये लायबिलिटीज और एसेट जो है हमारा नॉन करेंट, करेंट, और ये नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, ये सारा हमारा 12 में भी यूजफुल है। तो पहला एसेट क्या है? नॉन करेंट एसेट। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? नॉन करेंट वर्ड का मतलब क्या है? लॉन्ग रन का एसेट। तो दीज एसेट्स आर नॉट मींट फॉर रीसेल। इसको सेल करने के लिए नहीं खरीदा जाता है। आर होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, इसको रखा जाता है लंबे समय तक, ठीक है। आर होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन द बिजनेस। क्यों? दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गुड। वो क्या हेल्प करते हैं? जैसे गुड्स प्रोड्यूस कर, जैसे मशीन खरीदा है तो मशीन बिजनेस सेल करने के लिए नहीं खरीद रही है, गुड प्रोडक्शन के लिए कर रही है। रेंडरिंग सर्विस, मान लीजिए फर्नीचर लगाया है कि हमारे कस्टमर आए, आराम से बैठे हैं, उनको सुविधा मिले, तो सर्विस देने के लिए इसलिए नहीं खरीदा फर्नीचर कि आज खरीदा और कल बेच देंगे। डॉक्टर अपने शोरूम में फर्नीचर लगाते हैं, मेंटेन करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि आज फर्नीचर लगा रहे हैं और कल फर्नीचर सेल के प्रॉफिट करके प्रॉफिट कमा लेंगे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि पेशेंट्स को वहाँ कंफर्ट मिले, ताकि वो और दूसरे पेशेंट्स को भी बताएं कि हाँ यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कई बार खरीदते हैं। कई बार क्या करते हैं कि नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट भी आता है, लंबे समय के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, मनी जो बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट का पार्ट बचा हुआ है उसको लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो कोई भी ऐसा एसेट जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो है हमारा टेंजिबल एसेट। जैसे फर्नीचर छू सकते हैं, देख सकते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका वैल्यू होता है। तो इनटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल है गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, उसका जो वैल्यू होता है। पैटेंट्स, पैटेंट्स मतलब जैसे किसी चीज़ पे किसी का पैटेंट है अपना, तो उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, वो तभी यूज करे जब उससे खरीदेगा। मतलब वो बिजनेस के पास उस पैटेंट को बेचने का राइट है, तो उसके लिए एसेट हुआ ना, वो पैटेंट बेच के पैसा कमा सकती है।
कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सारे इंटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल हैं। तो नॉन करेंट एसेट के जो दो टाइप हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल में क्या आ गया हमारा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। इंटेंजिबल में क्या आ गया, गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट। ठीक है, फिर क्या है करेंट एसेट। करेंट एसेट्स क्या है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, करेंट एसेट विच आर पेएबल विद इन 1 ईयर, यहाँ रिसीवेबल विद इन 1 ईयर हो जाएगा। तो दीज एसेट्स आर मेड फॉर रीसेल, इसको सेल करने के लिए खरीदते हैं, जैसे स्टॉक खरीदते हैं। ठीक है, कैश है तो कैश क्या है, बार बार आना जाना लगा रहेगा। और कैन बी, या तो रीसेल के लिए खरीदते हैं या कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कैश रिसीव हो जाता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, हम डेटर्स को उधार सामान बेचते हैं, बोलते हैं आप ले जाइए उधार, पेमेंट कर दीजिएगा। तो पेमेंट कर दीजिएगा थोड़ी बोलते हैं कि जाइए 5 साल बाद पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा जितनी जल्दी आपको हो सके। तो यहाँ जितनी जल्दी वाली बात आ गई, मतलब करेंट एसेट है। ठीक है, तो एसेट के 3 टाइप में, पहला क्या था, नॉन करेंट एसेट, और दूसरा करेंट एसेट। तीसरा जो है हमारा दैट इज फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट को नॉमिनल एसेट भी बोलते हैं। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, खाली नाम का एसेट है। ठीक है, नाम मात्र का एसेट है ये, इसका नाम एसेट है लेकिन ये है नहीं एसेट। कैसे, तो दीज एसेट्स हैव नो रियल वैल्यू, ये सब एसेट का कोई रियल वैल्यू ही नहीं है। क्यों, दीज आर लॉसेज, ये सब लॉस है या एक्सपेंस है। ठीक है, नॉट रिटर्न ऑफ येट, जिसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है, जिसको अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है। तो बुक में अभी भी वो है, क्योंकि वो उस लॉस का अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो उसको कहीं तो दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए वो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देता है, बट वो एसेट नहीं है, वो नॉमिनल एसेट है। इसको क्या बोलते हैं, फिक्टिटियस एसेट। आगे अभी हम लोगों को इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होता है, रिसिप्ट्स आर द अमाउंट रिसिप्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसे मिल रहे हैं वही है रिसिप्ट। ठीक है, तो रिसिप्ट्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के रिसिप्ट होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल रिसिप्ट, अनदर इज रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो जब भी कोई वर्ड कैपिटल आ जाता है तो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि बिजनेसमैन जब बिजनेस को पैसा देता है तो उसको तो कैपिटल बोलते हैं। तो क्या वो थोड़े दिन के लिए पैसा देता है, नहीं, वो लंबे समय के लिए पैसा देता है कि जब तक आपका बिजनेस चले आप इस कैपिटल को यूज करते रहिए। तो जब किसी वर्ड में कैपिटल लग जाए तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि वो लॉन्ग रन का चीज़ होगा। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, ये बार बार होने वाला नहीं है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच रिजल्ट इन ईदर इंक्रीज इन लायबिलिटी, या तो इससे लायबिलिटी बढ़ेगा, और डिक्रीज इन एसेट। मतलब क्या इसका इफेक्ट होगा, या तो एल प्लस होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा, या एसेट माइनस होगा, ए माइनस होगा। ठीक है, ये इसका इफेक्ट होगा। तो कोई भी व्यक्ति बार बार तो लोन नहीं लेता, ऐसा कब होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, लोन लेना, फर्नीचर बेचना। तो कोई भी बिजनेस बार बार तो लोन नहीं लेती रहेगी। लोन लेने से जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ठीक है, एसेट बेचने से जो पैसा आया वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। मतलब हमने कुछ लॉन्ग रन का कुछ ऐसा किया, जैसे एसेट सेल किया, मतलब लंबे समय से जो हमारे पास एसेट था उसको हमने सेल कर दिया, या हमने एक लोन ले लिया जो अब हमें लंबे समय तक उसका इंटरेस्ट देना होगा और उसको फिर पे करना होगा। तो सिंपल सा इसको समझना है कि जब भी कैपिटल रिसिप्ट होगा तो या तो कोई एसेट कम होगा या कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगा। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट के लिए हम लोग हिंट लेते हैं इसका नाम से, रिवेन्यू, री का मतलब होता है अगेन। तो रिवेन्यू रिसिप्ट वैसा रिसिप्ट है जो बार बार होने वाला चीज़ है, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इसलिए इसको रिकरिंग इन नेचर बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार होना, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये इसका नेचर जो है नॉन रिकरिंग इन नेचर, और ये है रिकरिंग इन नेचर। तो जब भी रिवेन्यू वर्ड आएगा तो आराम से उसके लिए रिकरिंग इन नेचर यूज कर सकते हैं, इट इज रिकरिंग इन नेचर। कैपिटल रिसिप्ट के लिए नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब बार बार होने वाले, ये कभी कभी होने वाला इवेंट है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक्टिविटीज ऑब्टेन है, बिजनेस का एक्टिविटी तो रेगुलर चलना चाहिए ना, वो कभी कभी थोड़ी होगा, सेल परचेज कभी कभी थोड़ी होगा, तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो एक्सेस एग्जाम्पल इसका क्या है, सेल ऑफ गुड्स, सामान सेल करने से जो पैसा आया, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ये रेंट रिसीव हुआ, तो ये सारा कुछ रिवेन्यू रिसिप्ट में। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब बार बार रिसीव होगा। जैसे अगर बिजनेस सामान सेल कर रही है तो जितनी बार सेल करेगी उतना बार पैसा आएगा, तो वो क्या हो गया, रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ठीक है, लेकिन बिजनेस के पास कोई पुराना फर्नीचर, पुराना मशीन पड़ा हुआ था, उसको बेच दिया, उससे पैसा है तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? अ पेमेंट फॉर बेनिफिट रिसीव। हमने कोई बेनिफिट लिया, उसके लिए हमने जो पेमेंट किया वही एक्सपेंडिचर है। ठीक है। एक्सपेंडिचर के 3 टाइप हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहाँ आपको फिक्टिटियस एसेट का मतलब समझ आ जाएगा, जो हमने अभी पहले पढ़ा था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो अब जैसे ही वर्ड कैपिटल आ गया मतलब क्या? नॉन रिकरिंग हो गया। तो इसके लिए सिंपली क्या हो गया? नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये हो गया नॉन रिकरिंग, ये एक पॉइंट हमारा आ गया इन नेचर। ठीक है। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू है रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला। ठीक है। इसको इसके बाद लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन ईदर डिक्रीज इन लायबिलिटी, या तो इससे लायबिलिटी कम होगा, मतलब लोन पे करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और इंक्रीज इन एसेट, या एसेट बढ़ेगा, यानी कि एसेट खरीदे, फर्नीचर खरीदे, ठीक है, मशीनरी खरीदे, तो उसमें जो खर्च हुआ, एक्सपेंस तो हुआ लेकिन वो कैपिटल नेचर का है, मतलब लंबे समय तक बिजनेस को वो प्रॉफिट दिलाएगा, यूज होगा लंबे समय तक, या प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, या बिजनेस का जो लंबे समय से लोन आ रहा था उसको कम कर देगा। ठीक है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड विद इन 1 ईयर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ऐसा खर्च है जिसका बेनिफिट 1 साल में मिल जाता है। जैसे एम्प्लॉय से काम करवाइए, सैलरी दीजिए, सैलरी देना, गुड्स खरीदिए, पेमेंट कीजिए, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, इंटरेस्ट पे करना, कैरेज पे करना, मतलब जो ऐसा एक्सपेंस है जो बार बार, जैसे बिजनेस अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगी, तो लाइटिंग का बिल पे करेगी, तो जितना भी एक्सपेंस बार बार होने वाला है उसको हम लोग रिवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। और ये बिजनेस के एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अगर बिजनेस को परफॉर्म करना है तो ये एक्सपेंसेस करना मस्ट है। ठीक है। ये बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है। अगर बिजनेस को अपना फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा रखना है, एसेट को स्ट्रॉन्ग रखना है, लायबिलिटी को कम करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। लेकिन अगर बिजनेस में बढ़िया प्रॉफिट कमाना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है। ये दोनों क्लियर है। अब इसी के साथ तीसरा क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों से ये एकदम अलग है ना, तो इसको अलग से ध्यान से हम लोग को सीखना है। तो क्या बोलता है? इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर। इसका भी नेचर रिवेन्यू है, बट इट्स बेनिफिट कवर्स मोर देन 1 ईयर। नेचर तो रिवेन्यू है लेकिन इसका बेनिफिट 3 से 7 साल तक मिलता रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर ₹50,000 स्पेंड किया एडवर्टीजमेंट पे, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया, 50,000 रुपये खर्च हुए, और हमें लग रहा है कि इस बार अगर 50,000 खर्च कर दें, विच विल बेनिफिट फॉर द फर्म फॉर कमिंग 5 ईयर, तो 5 साल तक इससे हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। इतना अगर ऐड कर पे खर्च करते 50,000, तो 5 साल के लिए तो कस्टमर फिक्स हो गया। ठीक है। तो बेनिफिट तो 5 साल मिलेगा। और हम अगर 1 साल में एडवर्टीजमेंट में 50,000 दिखा दें और हमारा बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर दिखाने की वजह से लॉस हो जाए, बिजनेस लॉस में दिखने लगे, तो जो हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं वो तो परेशान हो जाएंगे, उनको तो नहीं समझ आएगा कि एक्सपेंडिचर ये जो हुआ है एडवर्टीजमेंट की वजह से ऐसा हो गया है, उन्हें लगे बिजनेस डूब रहा है। तो क्या किया जाता है? इतने बड़े बड़े एक्सपेंडिचर को डेफर कर देते हैं, मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, पार्ट पार्ट कर दिए। पार्ट पार्ट करके क्या किए? बोले अच्छा 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा तो इसको 5 साल तक दिखाइए, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दिए, तो क्या आ गया? 10,000 पर एनम। तो अब क्या करेंगे? हर साल 10,000 एक्सपेंस की तरह दिखाएंगे, और जो बचा हुआ पैसा रहेगा, जैसे पहला साल में 10,000 एक्सपेंस दिखाएं, 40,000 बच गया, तो 40,000 को बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे। तो अब 40,000 एसेट तो नहीं है, लेकिन हम मेंटेन करने के लिए एसेट साइड दिखा रहे हैं, तो 40,000 क्या है? एक तक एक्सपेंस या लॉस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो आ गया ना फिक्टिटियस एसेट। तो ये फिक्टिटियस एसेट हो गया, नॉमिनल एसेट। एसेट साइड में लिखा रहा है। क्यों एसेट साइड में लिख रहे हैं? क्योंकि ये लॉस है, तो लॉस को हम कैपिटल से अपोजिट लिखते हैं, और कैपिटल के साइड में लिखेंगे तब तो ये प्रॉफिट बन जाएगा। तो कैपिटल का अपोजिट तो एसेट होता है, इसलिए एसेट साइड लिखा रहा है। तो फिर अगले साल क्या होगा? फिर से 10,000 लिखाएगा। ठीक है। और बैलेंस शीट में कितना जाएगा? तो 30,000 जाएगा। इसको मैं करके यहाँ दिखा देती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारा PL अकाउंट है, ये PL है, और ये हमारा बैलेंस शीट है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में PL में जब हो जाएगा डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट, तो 10,000 लिखा जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में 40,000 लिखा जाएगा कि 10,000 हमने दिखा दिया लॉस एक्सपेंस, और 40,000 रख लिया है, अगले 4 साल में दिखाएंगे। फिर जब अगला साल आएगा नेक्स्ट ईयर, तो फिर 10,000 PL में जाएगा। ठीक है। और सेकेंड ईयर में क्या होगा? यहाँ पे अगले साल का बैलेंस शीट में यहाँ 30,000 जाएगा कि 40 में से 10 दिखा दिया, अब 30 बचा है और एडजस्ट करने के लिए। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा? 10,000 फिर दिखाया जाएगा PL में, और यहाँ पे कितना बचेगा? 30 में से तो 10 चला गया, तो 20,000 बचेगा। ठीक है।
फिर 4th ईयर में क्या होगा, फिर 10,000 दिखाएंगे पीएल में कि एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ अब कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। फिर 5th ईयर में क्या होगा, 10,000 दिखाएंगे यहाँ, और यहाँ 5th ईयर में कुछ नहीं बचेगा, नील हो जाएगा। तो ये जो है यही है फिक्टिटियस एसेट। ये क्या है, फिक्टिटियस एसेट है। ठीक है, फिक्टिटियस एसेट मतलब ये एसेट नहीं है मगर फिर भी एसेट साइड में है। ठीक है, क्योंकि इस साइड तो हमारा कैपिटल होता है, तो कैपिटल की साइड दिखा नहीं सकते इसको, तो उसका उल्टा दिखाना होगा। ठीक है, और ये जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, हमारा जो वो चैप्टर 21 में जाके आता है, तो हमारा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। नेक्स्ट है एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। अगर बिजनेसमैन को रिवेन्यू जनरेट करना है, मतलब इनकम जनरेट करना है, तो रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, सेल ऑफ गुड्स से। और गुड्स सेल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, गुड्स सेल करने के लिए उसको गुड्स को या तो परचेज करना होगा और या तो फिर उसको गुड्स को प्रोड्यूस करना होगा। तो गुड्स प्रोड्यूस करके उसने जो गुड्स को सेल करके रिवेन्यू लिया, तो उसको कितना इनकम हुआ, ठीक है, उसका जो इनकम है वो अगर रिवेन्यू से माइनस कर देता है तो बाकी एक्सपेंस है। ठीक है, तो रिवेन्यू मतलब गुड्स सेल करके जो मनी आया, इनकम मतलब उसके लिए जो बचा उसका प्रॉफिट। ठीक है, और जो बच गया वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या है, जो वो कॉस्ट है जो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए लगता है। तो जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट है। तो जैसे हम लोग 8th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे, तो सीपी, एसपी, तो एसपी यहाँ रिवेन्यू एसपी हो जाता है और सीपी जो है वो कॉस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं, बस ये अपने रिलेट करते हैं कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके हम उसको आसानी से समझ सकें। लेकिन यहाँ अकाउंटिंग टर्म में इसको एक्सपेंस बोलते हैं कॉस्ट को, और यहाँ रिवेन्यू बोलते हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि उसका जो इनकम जनरेट होता है। इनकम क्या है, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। बिजनेस के लिए इनकम क्या है, जैसे कि कोई सैलरी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयड पर्सन है, तो जॉब में है, तो उसके लिए इनकम क्या है, उसका सैलरी इनकम है। एक लेबर के लिए इनकम क्या है, उसका वेजेज इनकम है। तो उसी तरह से बिजनेस के लिए इनकम क्या है, जो उसको साल भर में प्रॉफिट हो रहा है वही उसका इनकम है। तो इनकम इज द प्रॉफिट, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो अब यहाँ से यहाँ देखिए क्लियर हो जाएगा कि इनकम क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर हम रिवेन्यू में से प्रॉफिट हटा देते हैं तो बचता क्या है, एक्सपेंस है। मान लीजिए हम 100 रुपये में कोई चीज़ 100 रुपये में बनाते हैं और उसको 120 में बेच रहे हैं, तो 20 रुपये प्रॉफिट है ना। तो 20 रुपये जो प्रॉफिट है उसको हम अगर हटा दें, 120 से 20 हटा दें, तो क्या बचता है, 100 रुपये एक्सपेंस बचता है। तो इनकम मीन्स क्या, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब रिवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर दें तो इनकम हो जाता है। प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स डे टू डे एक्टिविटी। प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो डे टू डे एक्टिविटी से इनकम हो रहा है बिजनेस को, वही प्रॉफिट है। बिजनेस का इनकम ही प्रॉफिट है और प्रॉफिट ही इनकम है। गेन, गेन क्या है, गेन इज द प्रॉफिट राइजिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर इवेंट। जो ओवरऑल बिजनेस का हम लोग देखते हैं कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड में क्या उसका प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। और अलग अलग एक एक, जैसे बिजनेस ने कोई एसेट बेचा तो उसमें उसको क्या प्रॉफिट हुआ, तो उसको गेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए होता है। लॉस, लॉस क्या है, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रिवेन्यू। कभी भी अगर एक्सपेंस रिवेन्यू से बड़ा हो जाएगा तो लॉस होगा। तो वो कितना बड़ा है, वो डिफरेंस ही लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा परचेज। परचेज क्या होता है, द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। अगर बिजनेस को कुछ सेल करना है तो उसको खरीदना पड़ेगा, या अगर प्रोड्यूस करना है तो रॉ मटेरियल खरीदना होगा। फॉर रीसेल, गुड्स अगर खरीदा है तो रीसेल के लिए, और रॉ मटेरियल अगर खरीदा है तो फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स फॉर सेल। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। तो जब भी गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज होता है तो उसके लिए हम लोग गुड्स नहीं लिख के परचेज लिखते हैं। ठीक है, किसी भी एसेट के लिए हम परचेज नहीं लिखते हैं, लेकिन गुड्स के लिए परचेज लिखते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि गुड्स क्या है, गुड्स के डेफिनेशन में कौन कौन आता है। तो गुड्स परचेज के लिए परचेज वर्ड यूज करते हैं, इतना ध्यान रखना है। परचेजेज रिटर्न क्या होता है, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर। हमने जिससे, बिजनेस ने जिससे गुड्स खरीदा और वो गुड्स उसको रिटर्न करना है। कुछ भी रीजन हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, नॉट नीडेड हो सकता है, तो अब हम उसको सामान रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे खरीदते समय ट्रांजैक्शन होता है, रिटर्न करते समय भी ट्रांजैक्शन होता है। तो रिटर्न करते समय जब ट्रांजैक्शन होगा तो खरीदते समय परचेज लिखाया था, रिटर्न करते समय परचेज रिटर्न की, जो परचेज किए थे वो रिटर्न कर रहे हैं, या इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं इसको, तो देखिए ये आपका बिजनेस है, मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, आपने गुड्स परचेज किया,
गुड्स परचेज किया तो गुड्स क्या हुआ, बिजनेस में आया, गुड्स परचेज हुआ, बिजनेस में गुड्स आया। अब आप उसको रिटर्न करें तो गुड्स कहाँ जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, गुड्स कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, रिटर्न्स आउटवर्ड, कि बाहर की ओर रिटर्न जा रहा है, बिजनेस से बाहर निकल रहा है गुड्स, ठीक है, या इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्लियर है? तो जब भी गुड्स रिटर्न होगा परचेज रिटर्न बुक में होता है। क्यों मैं इसको इस बॉक्स के थ्रू बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड वर्ड में कंफ्यूज होता है। तो देखना है कि रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है या इनवर्ड हो रहा है। हमने परचेज किया था तो आउटवर्ड रिटर्न हो रहा है, सेल करेंगे तो इनवर्ड रिटर्न होगा। तो नेक्स्ट क्या है, सेल्स। द टर्म सेल्स इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये भी गुड्स के लिए यूज होता है, मतलब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड और सेल करेंगे तो सेल वर्ड। ऐसे LES होगा, SELL नहीं होगा, नाउन वाला सेल है ये, वर्ब नहीं है। और अगर सेल किया हुआ गुड्स हम रिटर्न करते हैं तो सेल्स रिटर्न। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय परचेजर और कस्टमर इट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। अगर हमारे किसी कस्टमर को हमने सेल किया था गुड्स और उसमें कोई प्रॉब्लम है और वो हमें रिटर्न करता है तो उसको सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक में रिटर्न करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैसे, जब गुड्स सेल होता है तो सेल होने से गुड्स बाहर की ओर जा रहा है, गुड कहाँ जा रहा है, बाहर, लेकिन जब वो गुड रिटर्न आएगा तो वापस अंदर की ओर आएगा। ठीक है, गुड कैसे आएगा, रिटर्न होने से अंदर आएगा, तो ये सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में गुड्स क्या हो रहा है, गुड्स इनसाइड आ रहा है, क्योंकि वो बेचा था सामान तो बाहर गया था, अब वो वापस आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, ये गुड्स है जो कि बाहर गया था और रिटर्न हो रहा है तो अब वापस अंदर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट मीन्स रिवेन्यू अर्न बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस का जो ऑपरेशन है, डे टू डे एक्टिविटी, क्या ऑपरेशन है, क्या एक्टिविटी है बिजनेस का, सेल परचेज करना, तो उससे जो उसको नेट सेल्स होता है उसी को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेट सेल मतलब टोटल सेल जो बिजनेस का होता है उसमें से रिटर्न को माइनस करते हैं तो नेट सेल होता है, तो वही नेट सेल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। रिवेन्यू मतलब वो उसका इनकम जो है, और क्या चीज़ से, ऑपरेशन से। ऑपरेशन क्या है, बिजनेस का सेल करना, तो नेट सेल का फॉर्मूला है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुड्स। आ गया गुड्स, यहाँ गुड्स, तो हमें जानना है गुड्स क्या है। गुड्स आर द फिजिकल आइटम, कोई भी सामान जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गुड्स है। जो परचेज फॉर रीसेल, जिसको परचेज करता है बिजनेसमैन रीसेल करने के लिए, तो उसके लिए वो गुड्स है। जैसे ग्रॉसरी शॉप वाला है तो उसके लिए ग्रॉसरी का आइटम गुड्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स है। स्टेशनरी शॉप है तो उसके लिए स्टेशनरी आइटम गुड्स है। जो जिस सामान का बिजनेस करता है, जिसका सेल परचेज करता है, वही सामान उसके लिए गुड्स है। ठीक है, तो इसी गुड्स को जब परचेज करता है बिजनेसमैन तो परचेज अकाउंट मेंटेन करता है, सेल करता है तो सेल्स अकाउंट मेंटेन करता है। जब रिटर्न करता है परचेज किया हुआ सामान तो परचेज रिटर्न अकाउंट मेंटेन होता है, और जब सेल किया हुआ सामान रिटर्न आ जाता है बिजनेस के पास तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में मेंटेन होता है। नेक्स्ट है स्टॉक। अब अगर गुड्स है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि गुड्स खरीद के लाएं, कस्टमर खड़ा है, खरीद के लाएं, बेच दिए। कई बार ऐसा होता है ना, खरीद के लाएं, अभी उसको स्टॉक में रखना पड़ेगा, जब जब डिमांड होगा धीरे धीरे निकाल के सेल करना होगा। तो स्टॉक क्या है, इट इज़ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल इसलिए कि इसमें गुड्स रहता है। हेल्ड बाय इंटरप्राइज, इंटरप्राइज होल्ड करके रखता है कुछ गुड्स को, कि जब डिमांड हो तो सप्लाई कर सके। ऐसा नहीं कि कस्टमर आके खड़ा हुआ था, अच्छा रुकिए हम मंगवाते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, सेल के पर्पस से इसको रखा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ईयर के बिगिनिंग में कितना सामान बचा हुआ है बिजनेसमैन के पास, उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और पूरा साल सेल होने के बाद ईयर के एंड में जो सामान बचा रह गया उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। मतलब ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक और एंड में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री स्टॉक का ही टाइप है मगर उससे थोड़ा वाइडर रेंज है इसका। ठीक है, इसके अंदर स्टॉक भी आता है। इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑल्सो। इन्वेंट्री इज यूज्ड इन वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑल्सो। क्या क्या एग्जाम्पल है इन्वेंट्री के, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कच्चा सामान है उसको भी इन्वेंट्री बोलते हैं। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, सब क्या है, रॉ मटेरियल है। हाँ, बेकरी शॉप है तो उसके लिए मैदा है, चीनी है, बटर है, सब रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल कितना है बिजनेस के पास, वो हो गया हमारा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जैसे बोल सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज में स्टॉक का इन्वेंट्री को इंटरचेंज करके बोला जाता है, लेकिन इन्वेंट्री स्टॉक से थोड़ा वाइडर टर्म है। फिर इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो सामान काम में लगा हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन काम है, आधा बना हुआ है दीवार, आधा ब्रिज बना हुआ है, तो वो तो उसको तो रॉ मटेरियल भी नहीं बोल सकते और फिनिश गुड भी नहीं बोल सकते, तो वो सब क्या कहलाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना लगा हुआ है,
इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, कितना कंप्लीट हो गया है सामान, उसमें है। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, बिजनेस में जो स्टॉक चल रहा है, लगा हुआ है, उसमें कितना है, तो सब मिला के इन्वेंट्री कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? इट इज द अमाउंट रिसीवेबल, नाम में ही देखिए रिसीवेबल है, ट्रेड मतलब बिजनेस और रिसीवेबल मतलब मिलने वाला, तो बिजनेस से जो मिलने वाला, तो बिजनेस से कोई चीज़ कब मिलेगा? जब हम किसी को कुछ सेल करेंगे तभी ना, यानी कि सेल जब उधार में करते हैं किसी को, तब हमें ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट होता है हमारा। तो इट इज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स फॉर द सर्विस रेंडर, ठीक है। और हमेशा ये क्रेडिट सेल के लिए होता है, ठीक है, फ्रॉम द क्रेडिट सेल। अगर कैश मिल गया तो ट्रेड रिसीवेबल नहीं मेंटेन होगा, ये क्रेडिट सेल के लिए, उधार में सेल हुआ है तब। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स? ट्रेड रिसीवेबल्स आर इक्वल डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। मतलब दो तरह से हम किसी को उधार में सामान बेचते हैं। एक तो ओरली बेच दिए किसी पर्सन को, बिजनेस है भाई, डे टू डे हमारा वो कस्टमर है, हमें पता है जो सामान ले जाता है, पेमेंट करता है, तो बस हमने अपना बुक में मेंटेन कर लिया कि इसको इतने का सामान बेचा है और हमने सेल किया, तो वो डेटर हो गया। एक होता है कि किसी पर्सन से हम लिखवा लेते हैं, नहीं भाई हमको 15 दिन में ही पेमेंट चाहिए, आप हम एक्सेप्ट करो कि आप 15 दिन में मुझे इतना रुपये पे कर दोगे, तो एक रिटर्न ले लेते प्रूफ, वही रिटर्न डॉक्यूमेंट कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। तो जिसको रिसीव होना, बिजनेस को पैसा मिलने वाला है, तो बिजनेस के लिए बिल रिसीवेबल है और उसके लिए वही बिल्स पेएबल है। हमारा ये चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11 में पहले, अब रिमूव हो गया है। तो जो पर्सन को पे करना है उसके लिए वो बिल्स पेएबल है और जिसको मिलना है उसके लिए रिसीवेबल। तो फॉर्म ने सामान बेचा है तो फॉर्म के लिए बिल रिसीवेबल है, तो ये दोनों एसेट होता है बिजनेस के लिए। क्या है? एसेट। तो कंबाइंड में ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस के लिए एसेट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल्स। अब वर्ड में क्या लिखा हुआ है? ट्रेड मतलब बिजनेस, पेएबल्स मतलब बिजनेस के जो पेएबल्स है, मतलब बिजनेस को जो पे करना है। तो क्यों पे करना है भाई? तो जब क्रेडिट में आप परचेज करोगे किसी से सामान तो आपको तो पे करना पड़ेगा बाद में, या सर्विस लोगे उधार पे। तो ट्रेड पेबल्स इक्वल क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। जब हम किसी से क्रेडिट परचेज करते हैं तो उस पर्सन को क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहाँ भी वही सेम थीम है कि अगर हमने सामान जिससे उधार लिया, उसने हमें यूं ही सामान दे दिया कि हाँ ये पेमेंट कर देगा, उसने अपने बुक में बस लिख लिया, तो हम उसके लिए क्रेडिटर बन जाते हैं, ठीक है। या हमारा क्या है कि हमारा कोई क्रेडिटर है, उसने हमसे परचेज किया है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है। लेकिन अगर वो हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हमने उससे कुछ परचेज किया है और उसने हमें यूं ही सामान दे दिया है, हमसे कुछ रिटर्न नहीं लिया है, तो वो क्रेडिटर है हमारा, हमें उसको पे करना है समय से। लेकिन उसने कहा कि नहीं आप रिटर्न दो, बिजनेस को कहा आप एक्सेप्ट करो कि आप 10 दिन में पे कर रहे हो, 15 दिन में पे कर रहे हो। तो अगर बिजनेस ने उसको रिटर्न इस तरह एक्सेप्ट करके दिया, एक्सेप्टेंस दिया है, ठीक है, तो वो बिल्स पेएबल कहलाता है। तो बिल रिसीवेबल का ठीक रिवर्स बिल्स पेएबल है, लायबिलिटी है, दोनों लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म पे करने के कंडीशन में है इसलिए इसके लिए बिल क्या है? पेएबल है। यहाँ फॉर्म रिसीव करने का कंडीशन में है तो बिल रिसीवेबल है। बस इतना सा इसमें। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट पे जो हमारा एक्सपेंस होता है वही उसका कॉस्ट है। जो हमने यहाँ एक्सपेंस पढ़ा था कि एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट है। तो कॉस्ट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। तो एक्सपेंस कॉस्ट है और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एक्सपेंस है। किस चीज़ के लिए? हमने जो प्रोडक्ट बनाया उस पर जो हमारा खर्च हुआ है वो हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हमारा चैप्टर है आगे जिसमें हम सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ अच्छे से हम लोग वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब किया जाता है बुक में और अगर पूछा जाए बिजनेस को कि ये ट्रांजेक्शन आपने किस बेसिस पे किया है, तो बिजनेस वाउचर दिखा सकती है कि देखिए हमारे पास वाउचर हमने बना के रखा है, इसके बेसिस पे हमने ये रिकॉर्ड किया है। तो ये एविडेंस की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट एक टाइप ऑफ कंसेशन है, छूट जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी को पेमेंट करने में कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो वो कंसेशन है। कंसेशन किस चीज़ में? इन पेमेंट्स विद द मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट पाने के लिए, और इंक्रीज द सेल। क्यों किसी को कोई डिस्काउंट देना चाहेगा? किसको नहीं अच्छा लगता है कि पूरा पैसा मिले? कौन चाहेगा कि पैसे काट के मिले? तो पर्पस कुछ होगा पीछे। तो क्या पर्पस है? कि एक पर्पस है कि या तो जल्दी पेमेंट लेना है कि भाई तुम अभी पेमेंट कर दो तो हम तुमको 100 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। दूसरा कि इंक्रीज करना है सेल को, तो 100 का सामान है हम 80 में ही बेच देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, ठीक है। तो डिस्काउंट का दो टाइप होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? गिवन एट अ फिक्स रेट टू इंक्रीज द सेल। ये सेल इंक्रीज करने के लिए होता है,
ठीक है। जैसे शोरूम के बाहर हम लोग देखते हैं अप टू 50% डिस्काउंट लगा हुआ होता है ना, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। या हॉकर चिल्ला रहा होता है मार्केट में 100 का सामान 20 में, 100 का सामान 80 में, तो वो क्या है, वो ट्रेड डिस्काउंट है, सबके लिए, जो चाहेगा सबको मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, सबके लिए अवेलेबल है, ये अवेलेबल टू ऑल है, सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इट इज़ गिवन टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट। तुरंत पेमेंट मिल जाए या थोड़ा जल्दी पेमेंट मिल जाए, कि अगर 10 दिन में आप पेमेंट कर देंगे हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, अभी तुरंत पेमेंट करेंगे हमको आपको 7% डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह से इसको ये किया जाता है। ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा उसी को मिलेगा, नॉट फॉर ऑल, ठीक है। और क्या है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो सबको डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो ऑलरेडी उसका पैसा माइनस करके तब रिकॉर्ड होता है। बट कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये तो किसी किसी को दिया जा रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको स्टार पॉइंट दे के रखिए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब है बैड डेट्स। डेट वर्ड जो है वो डेटर का शॉर्ट फॉर्म है। डेटर्स से बैड डेट्स बना है, तो डेटर्स में बैड लगा दे, बैड डेटर्स, मतलब वो वैसे डेटर, किस डेटर को हम बैड बोलेंगे। डेटर कौन होता है, जिसको हमने उधार सामान बेचा है, हमने उधार सामान बेचा है, उसको हम बैड क्यों बोलेंगे भाई, तो उससे पैसा नहीं मिला, पैसा मेरा डूब गया, मेरा पैसा लेके और हमको दिया नहीं, ठीक है, बार बार उससे पैसा मांगा, टाइम और एनर्जी वेस्ट हुआ, फिर लगा कि उससे को पैसा मांगने में जितना टाइम और एनर्जी वेस्ट किया जा रहा है, जितनी बार एम्प्लॉय को भेजा जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, गाड़ी का तेल जा रहा है, उतना जितना वो पैसा नहीं देगा उससे ज़्यादा तो लॉस है। तो उससे अच्छा है कि उसका पैसा को डूबा हुआ मान लो और बैड डेट लिख दो कि वो बैड डेटर था, हमारा पैसा डूब गया। तो बैड डेट क्या है, द अमाउंट ऑफ डेटर्स दैट इज इरिकवरेबल, जो पैसा डेटर से नहीं मिलने वाला है, लग रहा है अब नहीं मिलेगा, वो बैड डेट लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हम लोग, ये भी हमारा चैप्टर है, फुल चैप्टर है आगे। जो हम लोग कोई भी फिक्स एसेट लेते हैं, ठीक है, फिक्स टेंजिबल एसेट क्या होता है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है, जो कुछ भी लेते हैं, तो जब हम उसको खरीदते हैं उस समय उसका जो प्राइस रहता है, 1 साल 2 साल 5 साल यूज करने के बाद उसको वो प्राइस नहीं रह जाता है, उसका प्राइस कम हो जाता है। तो उसका प्राइस कम क्यों हुआ, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, यूज करते करते उसका प्राइस कम हो गया। तो डे टू डे लाइफ में तो हम लोग सोचते भी नहीं है, बोलते पुराना हो गया, वैल्यू कम हो गया, लेकिन अकाउंटिंग में उसके लिए एक टर्म यूज है डेप्रिसिएशन, कि हमने जो यूज किया इससे वो सामान डेप्रिसिएट हुआ, घिस गया, ठीक है। तो कितना घिसा इसको तो एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है, तो एक एस्टिमेट लिया जाता है कि अच्छा ये बाइक कितने में खरीदा है, 1 लाख में, कितना इसका लाइफ है, 10 साल। तो अगर 1 लाख का बाइक का 10 साल लाइफ है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 हर साल का आपको डेप्रिसिएशन जा रहा है, लॉस जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। अभी शॉर्ट में बस क्या जानना है कि फिक्स टेंजिबल एसेट का जो वैल्यू लॉस होता है उस लॉस को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये भी लॉस है वैल्यू का, लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट के लिए है, मतलब पैटेंट में, कॉपीराइट में जो वैल्यू में कमी आ जाती है, किसी का पैटेंट है, पैटेंट का वैल्यू गिर जाए, कॉपीराइट का वैल्यू गिर जाए, गुडविल का वैल्यू गिर जाए, तो वो जो लॉस होगा उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। दोनों टर्म हमारे 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन फिक्स टेंजिबल एसेट के लिए है और अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये सिंपल टर्म है प्रोपराइटर, कई बार हमने यूज कर लिया है। कौन है प्रोपराइटर, द पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट ही तो करता है। प्रोपराइटर क्या कर रहा है, ऑनर क्या कर रहा है, बिजनेस में जो पैसा दे रहा है इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पता है आज हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो कल हमको प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बदले उसको क्या करना पड़ता है, बियर्स ऑल द रिस्क, सारा रिस्क किसका है, प्रोपराइटर का है। अगर लॉस हुआ तो कौन झेलेगा, प्रोपराइटर, मतलब मालिक बिजनेस का, ठीक है। नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट क्या है, इट इज द रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय अ सेलर। ये भी एक तरह का डिस्काउंट है, बट कैसा डिस्काउंट है, आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। ये कब दिया जाता है, गुड्स सेल होने के बाद। जैसे मान लीजिए हमने किसी को सेल कर दिया गुड्स, हमारा अच्छा कस्टमर था, और फिर हम बाद में वो बोलता है अरे आपसे जो सामान खरीदे उसमें तो बहुत पुअर क्वालिटी का सामान भी है, तो वो डिससेटिस्फाइड लगा हमें, तो हमने क्या कहा, अच्छा ठीक है आप परेशान मत होइए, हम आपको लॉस नहीं होने देंगे, आपको हम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो वो जो डिस्काउंट दिया गया उसको रिबेट बोलते हैं, मतलब गुड्स सेल होने के बाद भी डिस्काउंट दिया गया फिर से, वो क्या है, रिबेट। तो एग्जाम्पल क्या है, डिस्काउंट अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब किसी भी तरह का कंडीशन, ऐसा सिचुएशन बन जाए कि सेल होने के बाद भी डिस्काउंट और देना पड़े तो रिबेट है। नेक्स्ट क्या है, इंसॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटी, जो अपना लाइबिलिटी कर चुकाने के लायक ना रह जाए, एंड इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट। और कोर्ट से कैसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा? जब वो अपना अकाउंटिंग दिखाएगा। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा कि अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करवाने में कोर्ट से। तो वो अपना अकाउंट्स दिखा के और कोर्ट से अगर वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लिया है तो वो अपना कोई लाइबिलिटी अब पे नहीं कर पाएगा और कोई उसको कंपेल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो इंसॉल्वेंट होता है, जिसका बिजनेस पूरा डूब गया, जिसको हिंदी में हम लोग जनरली बोलते हैं कि दिवालिया हो गया। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज इन पोजीशन टू पे हिज लाइबिलिटी। ऐसा पर्सन जो अपना लाइबिलिटी पे करने का कंडीशन में है, मतलब वेल है, उसका पोजीशन अच्छा है, वो किसी से लोन ले भी सकता है, पेमेंट भी कर सकता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म के पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कुछ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे ये है एक्सपेंडिचर, हाँ, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, तो ये सबको थोड़ा ध्यान देना है। और ये एसेट्स, लाइबिलिटीज़, तो सारे को अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लो। हैविंग एनी डाउट लेट मी नो। थैंक यू।